सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बीए सेमेस्टर 5 के हिंदी एमजेसी 8 का यूनिट 6 को पूरा कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिया गया था। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक है। पहला है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण का प्रश्न, और दूसरा टॉपिक है बिहार की प्रमुख बोलियां जैसे कि मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और वजिका। इसकी समान परिचय को देखना है, ठीक है। तो ये टॉपिक दूसरा आपका बहुत आसान है, और आपका पहला जो आपका देवनागरी लिपि की विशेषता ये थोड़ा आपका कठिन लग सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझें कि लिपि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, भाषा बोलने के लिए हमें ध्वनि यानी कि साउंड की ज़रूरत होती है, और उन ध्वनि को कागज पर लिखने के लिए जिन चिन्हों यानी या फिर सिंबल का जो प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही लिपि कहा जाता है, ठीक है। अगर लिपि पूछा जाएगा तो आप यही लिखिएगा, ठीक है। तो लिपि कहा जाता है। तो हिंदी, संस्कृति और मराठी और नेपाली जैसी कई भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक है। हम लोगों ने पहला क्लास में ही पढ़ा था कि भाषा का मतलब कैसे इसका विकास क्रम हुआ था, लिपि कैसे बटा गया, ठीक है। हिंदी किसके अंदर आता है, तो इस सब को हम लोग पढ़ लिए हैं पहले। तो आज देखते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे आपका जो पहला टॉपिक है कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देवनागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित लिपियों में से एक है। इसकी मुख्य खूबियां इस प्रकार है। क्या क्या खूबी है, क्या क्या विशेषता है, उनको देखते हैं। तो पहला विशेषता यह है कि ये वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक रूप में है, ठीक है। यानी कि देवनागरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अंग्रेजी की तरह इसमें साइलेंट अक्षर जैसे कि नाइफ में के साइलेंट का भ्रम नहीं होता। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा तो उसमें क्या कुछ वर्ड साइलेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे नाइफ में क्या है तो के साइलेंट है, तो लेकिन ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, एक विशेषता है किसकी, तो देवनागरी लिपि की, ठीक है। और दूसरा विशेषता यह है कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी में क की ध्वनि के लिए कहीं सी, कहीं के या कहीं क्यू का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैट, किट, क्यूइन, ठीक है। यानी कि क शब्द के लिए 3 प्रकार का उपयोग हुआ है इंग्लिश में, लेकिन देवनागरी में क की ध्वनि के लिए सिर्फ क का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने क्यून को भी क से पढ़ेंगे, कैट, कैट, ये सब, तो ये सब क्या है तो क से ही उच्चारण आ रहा है, ठीक है। लेकिन देवनागरी में क का मतलब क ही लिखा जाएगा, मतलब दूसरा नहीं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, तो दूसरा विशेषता है, यानी कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग होता है किसमें, तो देवनागरी में। देखिए नेक्स्ट इसके विशेषताएं, तो स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम। इसके वर्णमाला यानी जो अल्फ़ाबेट का क्रम है वो उच्चारण के स्थान जैसे कि गला, तालु, होंठ आदि के आधार पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से तय किया गया है। पहले स्वर आते हैं जैसे कि ओ, आ, ई आते हैं, और फिर व्यंजन क, ख, ग, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अक्षरात्मक लिपि यानी कि सिंबॉलिक स्क्रिप्ट। अंग्रेजी एक क्या है तो वर्णात्मक अल्फ़ाबेटिक लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। अंग्रेजी में क्या होता है, स्वर यानी कि आपका हो गया कॉन्सोनेंट, भावेल अलग अलग होते हैं, जैसे कि के, ए, एम, ए, एल, ठीक है। जबकि देवनागरी में क्या होता है तो मतलब उसी में छिपा रहता है, यानी कि व्यंजन के अंदर में ही स्वर्ण छिपा रहता है। जैसे कि क में क्या है तो क प्लस अ है, तो अ क्या है आपका, तो ए अ आपका स्वर हो गया। तो यानी कि व्यंजन के अंदर में क्या है, स्वर छिपा हुआ है। तो इसमें यह भी क्या है, इसका एक विशेषता है देवनागरी लिपि का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि शिरोरेखा का प्रयोग। शब्दों के ऊपर खींचे जाने वाली लाइन को शिरोरेखा कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिरोरेखा क्या है, तो जो ये इसके ऊपर जो लाइन है, ठीक है, जैसे कि हम लोग कॉल लिखते हैं तो इसका ऊपर जो लाइन है इसी को क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। तो देवनागरी की एक अलग पहचान है जो शब्दों को एक साथ बांधकर और उन्हें सुंदर और सुडोल बनाती है। तो यह क्या है तो एक बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और इस शब्द को बांध कर रखती है, ठीक है। अंग्रेजी के ऊपर ऐसा तो नहीं रहता है, तेलुगु में आप नहीं देखेंगे, और बहुत सारी भाषाएं जिसके ऊपर ये नहीं रहता है, ठीक है। ये मतलब शिरोरेखा ऊपर में कुछ लिखा हुआ, तो ये भी एक क्या है, इसकी एक विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मानकीकरण का प्रश्न, ठीक है। ये आपका दूसरा टॉपिक है कि मानकीकरण का प्रश्न क्या है देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो मानकीकरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक निश्चित और सामान्य यानी कि स्टैंडर्ड तय करना, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी,
यानी किसी भी चीज़ का एक नाम देना, एक स्टैंडर्ड मतलब तय करना, ठीक है। तो पूरा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पुराने समय में जब लोग हाथ से लिखते थे, जब लोग हाथ से लिखा करते थे, तो एक अक्षर को कई अलग अलग डिजाइनों में लिखा जाता था। लेकिन जब छापे खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, टाइप राइट और बाद में कंप्यूटर का ज़माना आया, तो यह समस्या बड़ी हो गई कि मशीन में अक्षर का कौन सा डिज़ाइन यानी कि फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाए। आपके फ़ोन में भी बहुत सारे फ़ॉन्ट होंगे, ठीक है, बहुत प्रकार के आप लोग ABCD लिख पाते होंगे उसके माध्यम से। तो पहले क्या होता था, हाथ से कोई लिखता था, तो इसमें क्या था, तो मतलब कई डिज़ाइन के लिखे थे, ठीक है। तो उसका जब प्रिंटिंग प्रेस का जब ज़माना आया, तो इसमें कौन सा फ़ॉन्ट सेट किया जाए, तो यही क्या है, इसका मानकीकरण का विषय, ठीक है। तो देखिए, देवनागरी लिपि में कुछ कमियां या भ्रम पैदा होने लगी थी, जिन्हें दूर करने के लिए भारत सरकार केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के ने देवनागरी का एक मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार किया, ठीक है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मानकीकरण के तहत किए गए प्रमुख सुधार। मानकीकरण के बाद देवनागरी लिपि में कुछ ठोस नियम बनाए गए जो आज शिक्षा और सरकारी कामकाज में क्या लागू हैं। पहला, अक्षरों का एक रूप तय करना, यानी अक्षर का एक रूप तय किया गया कि ये आपका एक अक्षर है, यही यूज होगा देवनागरी लिपि में, ठीक है। देखिए, पहला क, झ, ख, ध, भ जैसे मतलब ये सब जो वर्ड है, ये कई प्रकार के लिखे जाते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका ख लीजिए, ठीक है। तो ख कुछ इस प्रकार का लिखा जाता था, जहाँ पे लोग किसी कोई मतलब रो और व पढ़ लेते थे, तो इसको क्या किया, तो इसको सटाकर यानी कि इस टाइप का लिखा गया, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि पहले ओ और झ, ख, ध, ये सब मतलब ध मतलब ये सब बहुत प्रकार के लिखे करते थे। कोई ख इस प्रकार का लिखता था, कोई सटा के इसके लिखता था। तो ये मतलब किसी को पढ़ने में दिक्कत होता कि ये र और व है, तो इसको क्या एक स्टैंडर्ड एक रूप दे दिया गया कि आप इसे सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं ख को, ठीक है। तो ये इसका अक्षर का रूप तय करना हो गया, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है कि पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार बिंदु का प्रयोग, ठीक है। पंचमाक्षर क्या होता है, तो देखिए, पहले आधे न या म या ड यानी कि पंचमाक्षर का आधे ही लिखा जाता था, यानी कि पंचमाक्षर मतलब आधा वर्ड लिखना, ठीक है, लिखा जाता है। मानकीकरण के बाद यह नियम बना कि लिखने में आसान और टाइपिंग के सुधार के लिए इनकी जगह ऊपर बिंदु अनुस्वार का प्रयोग किया गया, ठीक है। जो जैसे कि पहले आप लोग गंगा इस तरह का लिखा जाता था पहले के ज़माने में। जब आप इस तरह अगर आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं गंगा, तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, वेस्ट होगा इस तरह का लिखना। लेकिन आप इस तरह आप आसानी से लिख सकते हैं गंगा, ठीक है। तो उसी तरह हिंदी इस तरह का आधा नो हिंदी वाला लिखने में दिक्कत होते थे, लेकिन बाद में ये मतलब आधा नो की जगह ऊपर बिंदा देकर इसका काम चला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो आसान है कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, यानी कि इससे आसान से टाइपिंग किया जा सकता है। तो यही इसका क्या किया, तो जो पंचमाक्षर है उसके जगह पे बिंदु का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये भी क्या है, ये आपका देवनागरी लिपि के अंडर आएगा, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि देवनागरी लिपि अपनी प्रकृति में ही बहुत समृद्ध है। मानकीकरण की प्रक्रिया ने इसके पुराने भ्रमों को दूर करके इसे आधुनिक तकनीक की जैसे कंप्यूटर टाइपिंग के अनुकूल बना दिया। यानी कि जो मानकीकरण का मतलब जो आधुनिक तकनीकें मतलब कंप्यूटर के माध्यम से इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया ताकि कंप्यूटर में इसे आसानी से टाइप किया जा सके, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इसका डिजाइन बना गया, किसका, तो देवनागरी लिपि का, ठीक है, वर्ड को, एक एक अक्षर को, ताकि पूरे देश में इसे लिखना और पढ़ना एक रूपता बनी रही, यानी कि सभी को अच्छे से मतलब एक ही टाइप का लिखा जा सके। देवनागरी लिपि अगर आप पूरे देश में चल जाए तो सबको समझ में आता है, ठीक है। तो और हमारा हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, नहीं आया है, तो आप पीछे जाके फिर से रिपीट देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन टाइप का है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि बिहार की प्रमुख बोलियां जैसे मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और वजिका का सामान्य परिचय। ये आपका बहुत ही आसान है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बिहार की धरती भाषाई और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ की सभी प्रमुख बोलियाँ का जन्म मगधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि कितने प्रकार के अपभ्रंश हैं, हिंदी किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो अपभ्रंश में भी 3 प्रकार के हैं। तो ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग ऊपर वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो देखिए, ये बोलियां केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की लोक संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का एक पहचान है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एक एक करके। तो पहला हम लोग देखेंगे भोजपुरी का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे, इसका सामान्य परिचय देखेंगे, इसकी विशेषताएं को देखेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया, अगर आपका ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे बड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार की प्रमुख बोलियां जैसे कि मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये सब का एक विशेष मतलब परिचय दें, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब आपका 10 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान से देखें और नोट करते चलें, ठीक है। तो देखिए, पहला भोजपुरी के बारे में देखें तो इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है आपका पश्चिमी बंगाल जैसे कि
जिलों में बोली जाती है, जिसमें मुख्य रूप से भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, छपरा, सिवान और गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण शामिल है। यानी कि जो बिहार के पश्चिमी जिले हैं उसमें बोली जाती है। ठीक है, यह पूर्व उत्तर प्रदेश में भी व्यापक रूप से बोली जाती है। जो पूर्व और उत्तर के जो बीच में है उसमें भी ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, समान परिचय और विशेषताएं। तो बिहार की बोलियों में से सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले भोजपुरी कौन सा है, मतलब भाषा है को है तो भोजपुरी ही है। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा भाषा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसका स्वभाव कैसा है, तो ये बहुत ही जोशीला और ठेठ टाइप का भाषा है। ठीक है, तो साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में ये बहुत समृद्ध हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया इसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें बा या बाटे का प्रयोग आम है, जैसे कि का हलवा यानी क्या हाल है। ठीक है, तो आप लोग को ये आप लोग ही घर में यूज करते होंगे, भोजपुरी सुना ही होगा कि किस तरह बोला जाता है का हाल बाटे। ठीक है ना, तो इस टाइप का भाषा बोला जाता है किसमें, भोजपुरी में। आप लोग यहाँ से एक बात ये नोट कर लीजिए कि भोजपुरी का जो शेक्सपियर है वो क्या है, भिखारी ठाकुर है, जिसका जो नाटक है वो विदेशिया है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। हालांकि इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे, सब्जेक्टिव टाइप भी देखने वाले हैं, तो अभी इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भोजपुरी का सामान्य परिचय और इसकी कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं मैथिली। तो मैथिली भाषा क्या है, तो देखिए भौगोलिक क्षेत्र इसकी बात करें तो यह उत्तर और पूर्वी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके मुख्य जिले जैसे कि दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया है। ठीक है, सामान्य परिचय की बात करें तो यह बिहार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा को बिहार की ऐसे कौन सा भाषा है जिसे संविधान में शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे मैथिली। ठीक है, इस भाषा का आधारिक दर्जा प्राप्त है, यानी कि ठीक है ये संविधान में इसका दर्जा प्राप्त है। यह सुनने में बहुत ही मीठे, मधुर और विनम्र लगती है। इसमें आदर सूचक शब्द का बहुत बारीकी का प्रयोग किया गया है। यानी मैथिली भाषा बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है। जैसे कि आप चले जाइए पूर्णिया के क्षेत्र में तो आपको बहुत ही अच्छा वहाँ का भाषा आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, इसका अपना एक बहुत पुराना और समृद्ध साहित्य है। कवि जो विद्यापति हैं और मैथिली के सबसे बड़ा हस्ताक्षर हैं। इसकी अपनी एक प्राचीन लिपि रही है जिसका नाम है तिरहुता या मिथिलाक्षर। ठीक है, हालांकि इसका अब मुख्य रूप देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है, यानी कि मिथिला का क्षेत्र का प्रमुख उसका एक अपना लिपि था जिसका नाम था तिरहुता या फिर उसको मिथिलाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है तो देवनागरी में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि तिरहुता कहाँ का लिपि है, तो आप कहेंगे मिथिला क्षेत्र का। ठीक है, मैथिली भाषा का। और इसका जो महाकवि हैं विद्यापति, ये कहाँ के, तो ये भी मिथिला क्षेत्र के यानी कि मिथिला के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मगही भाषा। ठीक है, तो मगही का जो क्षेत्र है ये मध्य बिहार के मगध क्षेत्र से बोली है। यह इसके मुख्य जिले पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मगही भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप ये सब याद रखेंगे, ये सब जिला। ठीक है, जैसे नवादा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया और पटना। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है यह है कि मगधी शब्द प्राचीन मगधी का ही बदला हुआ रूप है। यानी कि जो मगही शब्द है, मगही भाषा जो वो क्या है तो मगधी का ही बदला हुआ रूप है। इसमें शब्दों के अंत में वा लगाने का आम पद्धति होती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि लड़का को लड़कवा बोलेंगे। ठीक है, लड़का को लड़कवा बोलेंगे, घर को घरवा बोलेंगे, तो ये क्या है अंत में वा लगाते हैं। ठीक है, मगही में लोक साहित्य जैसे कि गोपी चंद्र, लोरिकायन की लोक कथाएँ बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। यानी कि लोक साहित्य में अगर देखा जाए तो मगही क्षेत्र का जो मगधी भाषा के जो महान यानी कि लेखक हैं वो कहें तो गोपी चंद्र हैं और लोरिकायन हैं। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंगिका भौगोलिक क्षेत्र इसका देखा जाए तो पूर्वी बिहार के प्राचीन अंग क्षेत्र में बोली जाती है। इसके मुख्य जिले जैसे भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या अंगिका बोली जाती है क्योंकि ये जो मुंगेर क्षेत्र है हमारा ये क्या है तो अंग प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो इसका सामान्य परिचय देखा जाए तो इसका नामकरण महाभारत काल के समृद्ध अंग महाजनपद जहाँ कि राजा कर्ण थे इसके आधार पर हुआ है। ठीक है, यानी कि तो अंगिका में मैथिली और बंगाली भाषा का लहजा का प्रभाव और मिठास देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा अंगिका भाषा है इसमें हल्का सा बंगाली और हल्का मैथिली का भी मिश्रण मिलता है देखने को। ठीक है, तो इसके कुछ लोग मैथिली का ही एक दक्षिणी रूप मानते हैं कि
हमारे बगल में जैसे पूर्णिया में मैथिली बोली जाती है, तो भागलपुर वाले को कहते हैं कि आप लोग क्या है, तो मैथिली का ही एक रूप है, हम लोग मतलब एक ही टाइप के हैं, ठीक है, एक ही संस्कृति के मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, एक स्वतंत्र संस्कृति है, ठीक है। इसमें छः या छिए का प्रयोग बहुत होता है, ठीक है। आप लोग अगर इस क्षेत्र के होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कैसे बोलते हैं, छः छा जिसको बोलते हैं, छियो छः, ठीक है ना। तो इसके मतलब ये ज़्यादा प्रयोग होता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है कि वज्जिका। वज्जिका भाषा, तो इसका भौगोलिक क्षेत्र यह गंगा के उत्तरी के वज्जी या फिर वज्जी क्षेत्र में बोली जाती है। इसके मुख्य जिले वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी व चंपारण के कुछ हिस्से में है, ठीक है। इसका सामान्य विशेषताएं की बात करें तो इसका नाम प्राचीन वज्जिक संघ दुनिया का पहला गणपत वैशाली के नाम पर पड़ा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वज्जी जो संघ है वो क्या है, तो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है, ठीक है, गणतंत्र संघ है, जनपद संघ है, जो कि कहाँ का है, तो वैशाली है, ठीक है। तो इसके नाम पर पड़ा है। भौगोलिक और भाषाई के रूप में देखा जाए तो वज्जिका मैथिली और भोजपुरी के बीच का एक पुल है, यानी कि इसमें क्या है, तो मैथिली का और भोजपुरी का मिश्रण है, किसमें, वज्जिका भाषा में, ठीक है। तो ये पुल का काम करती है। इसमें कुछ शब्द भोजपुरी के लगते हैं और कुछ मैथिली का भी होता है, ठीक है। तो यह पश्चिमी और पूर्वी बिहार की संस्कृति को जोड़ने का एक अहम भूमिका निभाती है। ये क्या कहते हैं, भाषा को जोड़ के रहते हैं, जो भोजपुरी बोलता है और जो मैथिली बोलता है, तो ये क्या है, तो बीच का एक रास्ता, एक पुल के समान है, यानी कि ये मिक्स भाषा इसमें बोली जाती है, ठीक है, वज्जिका में। तो देखिए निष्कर्ष ये निकलता है कि बिहार की ये सभी बोलियां अपने अपने क्षेत्र के इतिहास को समेटे हुए हैं। जहां मैथिली में साहित्य की मिठास है, भोजपुरी में गजब का ऊर्जा है, मगही में प्राचीन का सीधापन और अंगिका में कर्ण के अंग प्रदेश की विरासत है, तो वज्जिका में पहले गणतंत्र की गौरवशाली गूंज, यानी कि सभी का भाषा का क्या है, एक अलग ही महत्व है, सभी अपने आप में एक स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का 1 से लेकर 6 तक सभी यूनिट का ऑब्जेक्टिव को लेकर और सब्जेक्टिव को लेकर, लॉन्ग टाइप हो या फिर शॉर्ट टाइप हो, सभी को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बाय।